नमस्ते दोस्तों, लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सोहन लाल द्विवेदी जी का एक कोट्स है जो विद्यार्थियों को काफ़ी मोटिवेट करता है। उन्होंने कहा है कि डुबरिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए मित्रों, इसी के साथ आज का नया सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक व न्यायिक बदलाव। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक और न्यायिक बदलाव किए गए थे उसका आज हम लोग विस्तृत स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हम लोग को बिंदु पढ़ना है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक एवं प्रशासनिक अधिनियम, जो 1773 से लेकर 1853 तक जो भी नीति बने, प्रशासनिक फेरबदल हुए और संवैधानिक और प्रशासनिक अधिनियम जो बने उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? तो यह 1773 में लाया गया। इसका मुख्य प्रावधान क्या है देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का पहला लिखित कानूनी आधार, यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन का पहला लिखित कानूनी आधार था जो यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारन हेस्टिंग्स बने। आगे बढ़ते हैं। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल का अधीन किया गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 में की गई। कहाँ पे? तो कोलकाता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपे। प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बने थे? तो सर एलिजा इंपे। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पिट इंडिया एक्ट 1784। पिट इंडिया एक्ट 1784 इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला है कि द्वैध शासन की शुरुआत। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से ही भारत में पुनः द्वैध शासन की शुरुआत हुई। जो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा जो बंद कर दिया गया था द्वैध शासन 1773 में, पुनः ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी व्यापारिक मामले हेतु और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक और सैन्य मामले हेतु पहली बार भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकार प्राप्त क्षेत्र कहा गया। द्वैध शासन में यह था कि द्वैध शासन में दो मामले थे, एक व्यापारिक मामला और एक राजनीतिक और सैन्य मामला। ये दो शासन अलग अलग कर दिए गए और इस एक्ट के तहत भारतीय प्रदेश को ब्रिटिश अधिकार प्राप्त क्षेत्र कहे जाने लगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश अधिकार प्राप्त क्षेत्र भारतीय प्रदेश को कहे जाने लगा? तो 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। अब आते हैं अगला 1793 का चार्टर एक्ट। यहाँ से चार्टर एक्ट स्टार्ट होता है जो 1793 से लेकर 1853 तक शुरू होती है। चार्टर एक्ट 1793 के तहत पहला बिंदु है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर दूसरा बिंदु है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना तय हुआ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से इस एक्ट के तहत देना स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु देखते हैं। तो पहला है कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त, यानी जो व्यापारिक अधिकार कंपनी को दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार बना रहा, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इस पे ब्रिटिश कंपनी का सिर्फ एक अधिकार रहेगा। बाकी किसी भी अन्य सामग्री या अन्य किसी देश पे ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा बिंदु है कि भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख का प्रावधान, यानी पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा हेतु पहली बार 1 लाख रुपया खर्च किया गया था। किस एक्ट के तहत किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत।
दूसरा बिंदु है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को यानी भारत में प्रवेश होने के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई। अगला आते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में पारित हुआ। और इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे देखते हैं। तो पहला बिंदु है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में और भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलते हुए भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। इसके दूसरे बिंदु है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे जो उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत समाप्त किया गया। लेकिन अगर पूर्णतः समाप्त कब किया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त किया गया। अब यह केवल प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। नेक्स्ट बिंदु है कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि गवर्नर जनरल के अंतर्गत विधि सदस्य को कब जोड़ा गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही जोड़ा गया। जिसके सदस्य अध्यक्षता कौन की है? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस विधि सदस्य की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के मुख्य प्रावधान क्या है? पहला बिंदु है कि कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अलग किया गया, पृथक किया गया। जो 6 नए विधायी परिषद जोड़े गए। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में यह प्रावधान है, कार्यपालिका और विधायिका को, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, चीज याद रखिएगा। इसका दूसरा बिंदु है कि सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहली बार खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन सिविल सेवा के लिए कब स्टार्ट हुआ? तो चार्टर एक्ट 1853 में। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक है ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक निकाय, संवैधानिक अधिनियम। ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक निकाय, वो जो पहले था वो कंपनी का था, ब्रिटिश कंपनी का, अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक निकाय। 1858 में जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो घोषणा किया गया था, उसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और जितने भी अधिकार थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गए थे। तो वहीं से यह स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक। यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का पूर्ण रूप से भारत पर कब्जा होता है। उसके अंतर्गत पढ़ते हैं जैसे क्या क्या बदलाव हुआ। तो पहला भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके मुख्य प्रावधान देखते हैं। तो पहला बिंदु है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया, कंपनी का शासन समाप्त हुआ। इसके तहत शासन सीधे ब्रिटेन क्राउन के हाथ में आया। दूसरा बिंदु अगला है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में द्वैध शासन की पद्धति को समाप्त कर दिया गया। जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो द्वैध शासन लगाया गया था उसे 1858 के अधिनियम के तहत पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बिंदु है कि भारत सचिव का नया पद सृजन हुआ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत सचिव का नया पद कब सृजन होता है? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद सृजन होता है। इसमें 15 सदस्यीय परिषद होते हैं। इसके सहायता हेतु भारत सचिव के सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे बदलकर उसको वायसराय की पद दे दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के प्रथम वायसराय बने थे 1858 के एक्ट के तहत ही, अधिनियम के तहत ही। दोस्तों ये जो अधिनियम है बीपीएससी के मेंस में भी, बीपीएससी के जीएस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं GS1 में। तो बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गौर कीजिएगा और अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके मुख्य प्रावधान देखते हैं। पहला बिंदु है कि कानूनी निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। यानी पहली बार जो अंग्रेज सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते थे भारत में, तो उसमें पहली बार भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रतिनिधि को कब शामिल किया गया कानून निर्माण के लिए, किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसके तहत दूसरा बिंदु कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियों का हस्तांतर करके विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई को कलकत्ता के अधीन ला दिया गया था, उसको समाप्त करके फिर से पुनः इनको विकेंद्रीकरण किया गया और दोनों को अलग अलग शक्तियां दिया गया। नेक्स्ट बिंदु है कि पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली विभाग प्रणाली को कानूनी मान्यता कब मिली? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया। कब? इस अधिनियम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट बिंदु है कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो
अध्यादेश हमारे राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के तहत जो मिला है, वो अध्यादेश ब्रिटिश भारत के समय कब लागू किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस अधिनियम के तहत पहला बिंदु है कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि, यानी बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न और वोट का अधिकार नहीं। ये चीज याद रखिएगा कि पूरक प्रश्न और वोट का अधिकार नहीं, ये नेक्स्ट अधिनियम में मिलता है। लेकिन उससे पहले क्या था कि बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया किस अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट बिंदु है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब स्टार्ट हुई, तो 1892 में ही यह स्टार्ट हुई। अब आते हैं नेक्स्ट अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार 1909। काफी इंपॉर्टेंट है मार्ले मिंटो सुधार। इसका पहला बिंदु है कि पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यही जो मार्ले मिंटो जो अधिनियम आया, इसके तहत ही भारत में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए। तो दूसरा बिंदु है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसका तीसरा बिंदु है कि सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। यानी इससे पहले क्या था, 1892 में आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न वोट अधिकार नहीं था, आप बजट पर चर्चा कर सकते थे। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट बिंदु है कि वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में नामित हुए। ठीक है, याद रखिएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में कब नामित हुए, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही। नेक्स्ट आते हैं मंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1909। मंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1909। इसका मुख्य प्रावधान, प्रथम बिंदु देखते हैं कि भारत प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायआर्की इन कोविनेंस, इस प्रांतों में लाया गया द्वैध शासन। जो 1858 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, यह पुनः 1909 में स्टार्ट हुआ मंटेंगू चेम्सफोर्ड में, और यह सिर्फ प्रांतों में लाया गया। विषय को हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया, यानी विषय को दो भाग में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। जिस तरह से आज हमारे संविधान में सूचियों को बंटवारा है, आर्टिकल भाग 7 में अनुसूची 7 में जो शक्तियां का बंटवारा है, जिसमें राज्य सूची, केंद्रीय सूची और अवशिष्ट सूची, उसी तरह से 1909 के मंटेंगू चेम्सफोर्ड में भी स्टार्ट हुआ था द्वैध शासन। विषयों को दो भाग में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। नेक्स्ट बिंदु है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। जो आज हम द्विसदनीय विधायिका देख रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो 1919 से मंटेंगू चेम्सफोर्ड से ही शुरू हुआ था। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू और महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब से शुरू हुआ, तो मंटेंगू चेम्सफोर्ड के 1919 से ही शुरू हुआ। और नेक्स्ट बिंदु है कि लोक सेवा आयोग, पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1926 में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1926 में हुआ। और खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था सिविल सेवा के लिए, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका पहला बिंदु क्या है, तो अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया इस अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 के तहत लगाई गई थी, उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। शक्तियों का विभाजन हुआ, 3 सूचियां बनाई गई, जो वर्तमान में भी अभी मौजूद है। पहला संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहा, तो वायसराय के पास। जो वर्तमान में अवशिष्ट शक्ति हमारे केंद्र के पास है। उसी प्रकार से 3 सूचियों का निर्माण हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट बिंदु है कि 1937 में संघीय न्यायालय तथा 1935 में RBI की स्थापना हुई। काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन का अंत 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत में है। ये तो अगले नेक्स्ट अधिनियम में आएंगे, सॉरी। अब आते हैं हम लोग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो लास्ट अधिनियम है आज के सेशन का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो पहला है कि ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बने, पहला भारत और पाकिस्तान। इसका दूसरा बिंदु है कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, संविधान सभाओं को पूर्णतः संप्रभुता दी गई। अब तीसरा टॉपिक आते हैं
आज के सेशन का तीसरा टॉपिक है प्रशासनिक सिविल सेवा एवं सैन्य व्यवस्था। देखते हैं सिविल सेवाएं, सिविल सर्विस रिफॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मैकाले समिति कब आया था? तो 1854 में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन हेतु गठित किया गया था। मैकाले समिति किसके लिए गठन किया गया था? तो प्रतियोगी परीक्षा को आयोजन के लिए। कब हुआ था? तो 1854 में। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम आईसीएस अधिकारी बने थे। कब? 1863 में। आयु सीमा में परिवर्तन, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में परीक्षा की अधिकतम आयु 21 से घटाकर कितना कर दी गई थी? 19 वर्ष कर दी गई थी, जिसे लॉर्ड रिपन 1881 में पुनः 21 वर्ष कर दिया गया। एचिसन आयोग 1886, इसके तहत सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया। था। पहला था इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ। ली आयोग कब आया? 1923 से 24 में सिविल सेवा के लिए। इसमें क्या सिफारिश थी कि 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो सर रोस बर्कर। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। किस आयोग के तहत? ली आयोग के तहत। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रोस बर्कर थे। अब आते हैं नेक्स्ट, सैन्य प्रशासन में सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स। पील आयोग, काफी इंपॉर्टेंट यह आयोग है, पील आयोग। 1857 के बाद इस आयोग का गठन हुआ था। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात पुनः निर्धारित किया गया था। बंगाल में 1:2 तथा मद्रास और बंबई में 1:3 रखा गया। यानी एक भाग ब्रिटिश सैनिक होंगे तो दूसरा जो अनुपात होगा वो भारतीय सैनिक का होगा। अब बंबई में 1:3 था। फूट डालो और राज करो, सेना का पुनर्गठन जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर किया। मार्शल और नॉन मार्शल देश का सिद्धांत यहाँ पे लागू हुआ। अब आते हैं पुलिस और न्यायिक व्यवस्था, पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम्स। अब इसका पहला बिंदु है पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म। इसका क्या था? दरोगा प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा प्रणाली। कब आया था? तो 1791 में। ये कौन लाया था, किनके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थानों का गठन किया था। अभी तो एक जिलों में लगभग 30, 35, 40 थाना है, लेकिन उस समय पहली बार 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रत्येक जिलों में पुलिस थानों का गठन किया तथा दरोगा को इसका प्रमुख बनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन पुलिस नियंत्रण रखा गया। भारतीय पुलिस अधिनियम कब आया? तो 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम आया। इसके तहत पूरे देश में एक समान पुलिस व्यवस्था लागू। जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन थे? तो एसपी। फिर उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था यानी आईबी, जो वर्तमान में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वही व्यवस्था लाई गई थी। 1887 में लाया गया था। सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के नाम से जाना जाता था, जो आगे चलकर आईबी के नाम से बना, इंटेलिजेंस ब्यूरो बना। फ्रेजर आयोग कब आया? 1902 से 3 में लॉर्ड कर्जन के समय फ्रेजर आयोग आया। प्रांतीय स्तर पर सीआईडी की स्थापना तथा दरोगा पद पर सीधी भर्ती की सिफारिश की गई इस आयोग के तहत। अब आते हैं न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म। इसका पहला बिंदु है कि दीवानी और फौजदारी अदालतें। वान हेस्टिंग्स ने जिला स्तर पर प्राथमिक दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला स्तर पर प्राथमिक दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वान हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। कॉर्नवालिस कोड कब आया? 1793 में। किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का बात कही गई। यानी राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग किया गया। कानूनों का संहिताकरण, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग 1833 एक्ट के तहत लाया गया था, जिसमें कानूनों का संहिताकरण किया गया था। यानी पहला आईपीसी कब गठन हुआ था? 1860 में आईपीसी बना। सीआरपीसी कब बना? तो 1861 में बना, जो वर्तमान में उसको बदलकर बीएनएस, बीएसएस और बीएनएसएस कर दिया गया है। आईपीसी को क्या किया गया है? तो बीएनएस किया गया है, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी को क्या किया गया है? तो बीएसएस किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आते हैं उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। 1861 में ही कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और यह 1862 से शुरू हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना देखते हैं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1937 में। 1935 एक्ट के तहत दिल्ली में स्थापित हुआ था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवार थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश संघीय न्यायालय के। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1937 में। किस एक्ट के तहत? 1935 एक्ट के तहत। और प्रीलिम के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। पहला है क्या कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन?
तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने इस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने इस एक्ट के तहत, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। दरोगा का पद सृजन कब हुआ? तो 1791 में इसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन, मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? तो मार्ले मिंटो के समय हुआ था, मिंटो के द्वारा किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो 1919 के मेंटेंगो चेम्सफोर्ड सुधार में इसके द्वारा, तो चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई? 1935 एक्ट के तहत लाया गया प्रांतीय स्वायत्तता, इसके द्वारा। उस समय कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस एक्ट के तहत? 1919 एक्ट के तहत। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रोस बारकर थे प्रथम अध्यक्ष पीसीएस का। केंद्रीय पीसीएस का कौन था? तो सर रोस बारकर थे। सीआईडी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेजर आयोग के समय सीआईडी की स्थापना हुई 1902 से 3 में। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि यह सेशन आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर करें और इसे लाइक करें।